गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का द इंजीनियर्स के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो आपका सॉइल मैकेनिक्स है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर की अगर बात करें तो हमने जो डिस्कस किया था वो ओवन ड्राई मेथड डिस्कस किया था और पिग्नोमीटर मेथड डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि वाटर कंटेंट कैसे फाइंड करते हैं। अगला जो पार्ट है वो आप देखोगे कि जो पिग्नोमीटर है उससे हम ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टॉपिक है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय पिग्नोमीटर। पिग्नोमीटर से हम निकालेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहां पे ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा हूं, दैट इज डिनोटेड बाय जीएस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसकी बात हो रही है? ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट टॉपिक की। अगर हम बात करें कि इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमको क्या करना है कि डायग्राम को समझना होगा। जो पिग्नोमीटर था उसमें कौन सा वेट क्या कंसीडर करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो सपोज ये है पिग्नोमीटर आपका, दैट इज द पिग्नोमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम अभी रेक्टेंगुलर बना रहे हैं डायग्राम। दिस इज द पिग्नोमीटर। ठीक है, ये है एम्प्टी कंटेनर वेट्स, दैट इज वेट इज इक्वल टू W1। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो वेट है, सेम अगर डायग्राम देखें तो इसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, दैट इज सेम। दिस इज, अगर आप देखोगे तो दिस वेट इज W2 वेट, दैट इज W2। और इसमें अगर आप लोगे दैट इज द सॉइल मास, ड्राई सॉइल मास लोगे, दैट इज, यहां पे मैं मेंशन करता हूं दैट इज ड्राई सॉइल। ड्राई इसलिए क्योंकि हम यहां पे जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपकी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू हम डिनोट करते हैं दैट इज Vs। क्या डिनोट करते हैं? दैट इज Vs। फिर हमने क्या किया, इसमें कंटेनर में पानी फिलअप करते हैं। ये है पिग्नोमीटर, और इसमें जो हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तीसरे जो डायग्राम में जाएंगे उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो सॉलिड का जितना वॉल्यूम था आप उतना ही रखोगे। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, यहां पे जो ये पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आप देखोगे, ये वाला पार्ट, तो इसमें हम पुटअप कर देंगे वाटर। क्या आ जाएगा? दैट इज वाटर। ठीक है, वाटर आ जाएगा। और यहां पे अगर हम देखें तो इस वाले पार्ट में अगर आप देखोगे, इस वाले पार्ट में, तो ये दैट इज द वेट ऑफ सॉलिड रहेगा। ठीक है, फर्दर क्या करेंगे, अगला डायग्राम की अगर बात करें तो जो अगला डायग्राम रहेगा उस केस में अगर आप देखोगे तो डायग्राम का जो वॉल्यूम रहेगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन यहां पे फुल्ली अगर हम देखें तो फुल्ली हम भर देंगे दैट इज वाटर। तो यहां पे रहेगा दैट इज वाटर, फुल्ली क्या भर देंगे, दैट इज वाटर। ठीक है, ये डायग्राम आपका हो जाएगा दैट इज वाटर। तो इस वाले वेट को डिनोट करते हैं पूरे डायग्राम को, दैट इज वेट, दैट इज W3। और जो ये वेट होगा, वेट, दैट इज W4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे जो वेट लिया जा रहा है ये एम्प्टी कंटेनर है। कैसा है? एम्प्टी कंटेनर, जिसका वेट क्या है? W1। थोड़ा सा डायग्राम अगर आप देखोगे तो इस डायग्राम को भी थोड़ा सा लेंदी कर लेते हैं ताकि उसकी जो हाइट है वो मेंटेन रहे। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हाइट लगभग इसकी इस तरीके से, क्योंकि सबका वॉल्यूम क्या रहता है, दैट इज सेम, इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट की। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या हो सकता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। GS, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? इट इज द, अगर आप देखोगे जो वेट होता है, इट इज द, अगर डिफिनीशन की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, इट इज द वेट ऑफ सॉलिड्स, टू द वेट ऑफ वाटर
आप वाटर बोल सकते हो या स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात कर सकते हो। तो ये लिख सकते थे वेट ऑफ सॉलिड टू द वेट ऑफ वाटर और स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब देखो फ्रेंड्स, हम यहां पे बात जो कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि यहां पे अगर हम देखें तो दैट इज गामा डब्ल्यू इजकल टू लिख सकते हैं, दैट इज अगर बात करें तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब बात यहां पे कर रहे हैं ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो आप देखोगे जो वॉल्यूम हम लोग यहां पे कंसीडर करते हैं, एक खास बात और, जब हम बात करते हैं ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो जो वेट ऑफ सॉलिड्स रहता है, क्या रहता है, वेट ऑफ सॉलिड जो रहता है वो आपका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए दोनों के केस में। मतलब ये जो सॉलिड का आप वेट देख रहे हो, इतने अगर आप देखोगे इस क्षेत्र में जो आपका वैल्यू रहेगा दैट इज वेट ऑफ सॉलिड, तो इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए पहले कंडीशन में वेट ऑफ सॉलिड, और जब वेट ऑफ वाटर की बात करोगे या स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात करोगे तो दोनों के केस में वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम वॉल्यूम के लिए बात हम करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो वहां पे जो वॉल्यूम होता है वो दोनों केस में क्या होता है, सेम होता है, तभी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर सकते हो। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट करना पड़ता है। तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कि मुझे जो यहां पे चाहिए, अगर आप देखोगे वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, इसको जनरली हम लिख लेते थे कई बार WS अपॉन गामा W। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला आता था GS, ठीक है, गामा S अपॉन गामा W। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं यहां पे इस डायग्राम से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो GS इजकल टू देखो, सबसे पहले हमें चलना है क्या, वेट ऑफ सॉलिड चाहिए मुझे, क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉलिड्स। अगर हम डायग्राम को यहां पे देखें थोड़ा सा तो कैसे पता कर सकते हैं, ये एम्प्टी कंटेनर है और ये आपका जो कंटेनर है, कंटेनर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल है, किसका है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल। अगर मैं इस डायग्राम से देखूं तो अगर मैं W2 माइनस W1 कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स, या जिसको बोल सकते हैं WS। भाई कंटेनर तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो बचेगा वो वेट ऑफ सॉलिड बचेगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट इज W2 माइनस W1। रटना नहीं है, समझना है। देखो यहां पे क्या हो रहा था, वेट ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग। अब बात करते हैं कि मुझे चाहिए कि वाटर कितना है। इस ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करते समय यहां पे वेट ऑफ वाटर कितना है, या स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेट ऑफ वाटर उतना ही रखना है जितने वॉल्यूम में सॉलिड रहते हैं, इस चीज का ध्यान है। अब ये बताओ कि कितने वॉल्यूम में यहां पे सॉलिड्स हैं। यहां पे देखोगे जो इतना वॉल्यूम है इसमें क्या है, सॉलिड्स हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर मुझे वेट चाहिए वाटर का, तो सबसे ज्यादा वाटर किस डायग्राम में है, दैट इज दिस डायग्राम। सबसे ज्यादा वाटर कहां पे, चौथे डायग्राम में है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं W4 माइनस W1 करूंगा। ध्यान दीजिएगा, जब मैं W4 माइनस W1 करूंगा, यह है W1 और यह है W4। जब आप W4 में से W1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जो वेट पता चलेगा, जो सॉरी यहां पे जो वाटर का वेट होगा उस पूरे डायग्राम का पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, इसमें से इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आपको ये वाला जो आप देख रहे हो अंदर डॉट डॉट करके जो वाटर है वो आपको वेट पता चल जाएगा। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो आप बताइए क्या ये पूरा वाटर आएगा वहां पे, बिल्कुल नहीं आएगा। जो वाटर आएगा वो सिर्फ इतना ही वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब क्या करें हम, यहां पे क्या करना पड़ेगा कि आपको अदर वैल्यू भी क्या करनी पड़ेंगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। अब इस डायग्राम को देखते हैं कि यहां पे कैसे चीजें सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो माइनस दैट इज, अगर मैं W3 में से W2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, किसको, W3 में से अगर मैं W2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये क्या है W3, ये क्या है W2। अगर मैं W3 में से W2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ये वाला वाटर का वेट पता चल जाएगा। पता चलेगा कि नहीं चलेगा, देखो क्या होगा, ये क्या है, सॉइल है, सॉलिड्स है, और ये भी क्या है, सॉलिड्स है। तो जब मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सिर्फ ये वाला वाटर बचेगा। कौन सा बचेगा, दैट वाटर। अगर आप देखोगे दैट इज द वाटर, ठीक है।
अब देखो फ्रेंड्स, मुझे लेकिन ये नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए वो सिर्फ इतना वॉल्यूम चाहिए। कितना चाहिए? ये वाला चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे W3 में से W2 क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट W3 माइनस W2। तो ये आपका एक फार्मूला बन जाता है जिससे हम निकाल लेते हैं क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट इज ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ध्यान है, इसको रटना नहीं है, आपको समझना है। कैसे समझना है? सबसे पहले आपको एम्प्टी कंटेनर लेना है, उसके बाद में एक ड्राई सॉइल ले लेना है, उसके बाद पूरा तीसरा वाला जो कंटेनर होगा सॉइल के बाद में पूरा ऊपर फिलअप कर दोगे वाटर से। चौथे डायग्राम में आप सॉइल को निकाल दीजिए और पूरी तरीके से क्या करिए, आप वाटर को फिलअप कर दीजिए। ये 4 डायग्राम ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कभी ये नहीं कहेगा कि ये एम्प्टी कंटेनर है, ये है। आपको खुद अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी एग्जाम में कि कौन सी वैल्यू यहां पे गिवन है। तो आप जब इसका डेरिवेशन करते हो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम कौन सी वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। अब इस फार्मूले को थोड़ा शॉर्ट करके देखते हैं कि कैसे याद किया जा सकता है। ठीक है, तो W2 माइनस W1 डिवाइड बाई, देखो यहां पे क्या है, W2 है, इसको मैं इधर लेता हूं, इसको लिख सकता हूं W2 माइनस W1 ब्रैकेट W3 माइनस W4। ठीक है, तो ये हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला। याद करना आसान है। कैसे? 1 2 1 इसको बोल सकते हो 21, क्या बोल सकते हो 21। ठीक है, 21 2 1 का मतलब यहां पे मैं समझ लेता हूं 21। यहां पे भी 2 1 है, इसको भी समझ लेता हूं क्या 21। यहां पे क्या है 3 4 है। तो याद करना आसान है। कैसे? 21 अपान 21 माइनस 34। तो इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। अगर आपको नहीं याद आता है तो कैसे याद करना है, 21 अपान 21 माइनस 34। तो W2 माइनस W1 अपान W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। तो इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। खास बात एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके लिए जरूरी है, नोट करके लिखता हूं, in determination of specific gravity, in determination of specific gravity, अगर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना होता है तो हम जो लेते हैं, द सॉइल इज टेकन ड्राई। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ड्राई सॉइल। तो मैंने यहां पे जो कंसीडर किया वो क्या लिया, ड्राई सॉइल लिया। लेकिन जब मैंने निकाला था वाटर कंटेंट तो वहां पे सॉइल कैसी थी, मॉइस्ट सॉइल थी, मतलब वहां पे कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर क्या रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये था स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जो डिस्कशन होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा कि अदर मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला अगर चले तो अगला मेथड जो वाटर कंटेंट का है वो सैंड बाथ मेथड। किसका डिस्कशन होगा, सैंड बाथ मेथड। ठीक है, उसका डिस्कशन हम लोग करते हैं क्योंकि आज जो टॉपिक है वो वाटर कंटेंट का है। तो वेरियस मेथड्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट की अगर बात करें तो अगला मेथड है आपका, दैट इज, अगर आप देखोगे सैंड बाथ मेथड। क्या है, सैंड बाथ मेथड। तो नेक्स्ट है दैट इज, जो भी आपने पढ़ा होगा, तीसरा है मेथड सैंड बाथ मेथड। ठीक है, ये अब ये सैंड बाथ नाम क्यों पड़ा और इसको कहां पे यूज करते हैं, ये लैब मेथड होगा कि फील्ड मेथड होगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, दिस मेथड इज फील्ड मेथड। कैसा मेथड रहता है, फील्ड मेथड। मतलब इसको कहां पे करते हैं, फील्ड में करते हैं। दूसरी बात, दिस मेथड is applied where oven dry is not available। मतलब ये मेथड हम वहां पे लगाते हैं जहां पे ओवन ड्राई आपका अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो सैंड बाथ होता है तो उसमें हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे, सपोज अगर हम बात करें तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, सपोज ये आपका एक डायग्राम है, इस पे रख देते हैं। ठीक है,
इस तरीके से आप बना सकते हो। और यहां पे एक कंटेनर है सैंड बाथ जिसको बोलते हैं, इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। ये पैन कह सकते हो जिसमें उसको क्या करना होता है, मुझे हीट करना होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां पे इस तरीके से आप बोल सकते हो, और यहां पे जो रहती है वो सैंड रहती है, इसी में आप सैंपल को रख सकते हो, ठीक है। यहां पे हीट करते हैं, हो सकता है कि आपने लैंप के थ्रू या कैंडल के थ्रू कुछ भी कर सकते हो, इस तरीके से मान लो, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, यहां से हीटिंग कर देते हैं। ज्यादा डिटेल में ये मेथड नहीं पूछता है, बस थियोरेटिकल पॉइंट इसके जो रहते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, दैट इज कैंडल, ठीक है, कैंडल रहता है, और ये आपका यहाँ पे सैंड रहती है। सैंड बाथ बोलते हैं क्योंकि सैंड रहती है, और बाथ का मतलब होता है बड़ा बर्तन रहता है, उसमें सैंड को क्या करते हैं, हीट करते हैं। सैंड क्यों लिया, क्योंकि आपने देखा होगा जो सैंड होती है उसका जो टेम्परेचर होता है, जनरली क्या होता है कि अगर आप सैंड को गर्म करते हो तो वो लॉन्ग टर्म क्या रहती है, हीट रहती है। आप कभी दुकान पे जाइए जहां पे लाई चने की दुकान होती है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो बालू होती है, सैंड होती है, उसमें उसको भुनाई करते हैं। तो इसका मतलब है कि वहां पे भी इसका क्या होता है, यूज होता है। मतलब सैंड को हीट करने से ये हीट हो जाती है और लॉन्ग टर्म क्या रहती है, हीट रहती है, ठीक है। तो ये सैंड का यूज वहां पे हम लोग करते हैं, ठीक है। इसी में आप ला करके क्या करोगे, एक सैंपल लाओगे और सैंपल को क्या कर दोगे, दैट इज पुट अप कर दोगे। अगर हम बात करें तो सैंड का जो सैंपल होगा, यहाँ पे जो वाटर लाओगे वो छोटा सा एक सैंपल ले आओगे, उसको यहाँ पे क्या कर दोगे, पुट अप कर दोगे, तो ये सैंपल हो जाएगा, दैट इज सॉइल सैंपल, ठीक है। ओके, सेम मेथड अप्लाई करोगे जैसे आपने ओवन ड्राई में देखा था। ये कंटेनर का वेट हो जाएगा, कंटेनर प्लस सॉइल का वेट हो जाएगा। ड्राई करने के बाद फिर से वेट चेक करोगे, सेम प्रोसेस रहेगा। अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना जरूरी है कि कौन कौन से मेथड यहाँ पे आपके कहाँ पे लगाने चाहिए, उसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, अगला पॉइंट की अगर बात करें तो ये हो सकता है कि दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर, दिस मेथड इज नॉट suitable for organic soil and gypsum soil, ठीक है। मतलब ये सॉइल क्या होता है, देखो फ्रेंड्स कैसे समझते हैं, इसमें टेम्परेचर पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक को क्यों नहीं यहाँ पे लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पे कैंडल को आप हीट करोगे, ठीक है, मान लिया आपने कैंडल जला दिया और ऊपर ये आपने सैंड भर रखी है और उसके ऊपर आप क्या रखते हो, सैंपल रखते हो, ठीक है, कंटेनर के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपने देखा यहाँ पे जो आप पार्ट का डिस्कशन हो रहा था, ये सैंड है आपका, दैट इज सैंड। तो सैंपल को जब आप हीट करोगे तो कोई जरूरी नहीं कि हर जगह पे सैंड का टेम्परेचर कुछ और हो। देखो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज आप इस पार्ट की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है। जो चीज डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है उसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है, लेकिन एज कंपेयर टू अगर हम इस पार्टिकल की बात करें यहाँ पे तो उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा इस पॉइंट पे वो हाई रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, लो रहेगा टेम्परेचर, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो अगर देखोगे तो ये हाई टेम्परेचर रहेगा, हाई टेम्परेचर, और यहां पे अगर हम बात करें तो दैट इज लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है। अब जहां पे हाई टेम्परेचर रहेगा आप देखोगे वहां पे डिकम्पोजिशन, अगर ऑर्गेनिक मैटर हुआ तो वो डिकम्पोज हो सकता है। तो इस हिसाब से दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल एंड जिप्सम सॉइल। मतलब यहां पे बिकॉज, यहां पे मैं लिख देता हूं एक पॉइंट, बिकॉज there is no control over temperature। मतलब यहां पे टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं होता है, तो इस हिसाब से आप इसका यूज नहीं करते हो, ठीक है। तो जनरली कहां पे करते हैं, जहां पे ओवन ड्राई आपका अवेलेबल नहीं रहता है, हम वहां पे इस मेथड को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन होगा दैट इज आपका एल्कोहल मेथड। किसका डिस्कशन होगा, दैट इज एल्कोहल मेथड। तो उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं, दैट इज नेक्स्ट है एल्कोहल मेथड। उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं, कहां पे यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है दैट इज फोर्थ मेथड, वो आपका आएगा दैट इज
एल्कोहल मेथड, एल्कोहल मेथड, ठीक है। अब ये मेथड कैसा होता है, दिस मेथड इज आल्सो, दिस मेथड इज आल्सो फील्ड मेथड। देखो ये मेथड वहीं पे अप्लाई किए जाते हैं जहां पे चीजें सही से अवेलेबल नहीं रहती हैं। सपोज आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में हैं, बीआरओ में हैं, और वहां पे चीजें देखो बॉर्डर पे मान लिया आप अरुणाचल प्रदेश में हैं या लद्दाख में हैं या चीन की सीमा के आसपास हैं और आप इंजीनियर हैं बीआरओ में, ठीक है। लेकिन वहां पे आपने देखा ओवन ड्राई नहीं मिल पाता है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं रहती हैं, तो उस केस में इंजीनियर क्या करते हैं कि एल्कोहल मेथड का यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये मेथड आपका अप्लाई होता है, ठीक है। दिस मेथड इज क्विक मेथड, मतलब 10-15 मिनट में निकाल देता है आंसर, है 10 से मान लेते हैं 10 से 15 मिनट के आसपास, ठीक है। तो ये जल्दी बता देता है, क्विक होता है, लेकिन वेरी क्विक नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्विक मेथड का मतलब होता है जल्दी निकालना, ठीक है। अगली बात अगर करें, इन दिस मेथड क्या करते हैं भाई, इसमें क्या अप्लाई करते हैं। इन दिस मेथड मेथिलेटेड, मेथिल अल्कोहल का नाम सुना होगा, मेथिलेटेड अल्कोहल या स्प्रिट की बात करें, स्प्रिट is added in soil mass to evaporate moisture content is very easily या very fast to ड्राई द सॉइल, ठीक है। क्या करते हैं उसमें, सॉइल मास में आपका मेथिलेटेड जो स्प्रिट रहता है उसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होता है कि जो एल्कोहल होता है, यहाँ पे स्प्रिट होती है, जब उसके साथ मिक्स होती है, मिक्स होने के बाद में क्या होता है कि इवेपोरेशन बहुत फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, इवेपोरेशन बहुत फास्ट हो जाता है। जब इवेपोरेशन बहुत फास्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर होती है वो रिलीज हो जाती है, किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है और एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाती है। लेकिन जब सॉइल देखोगे वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम देख लेते हैं कि सबसे पहले वेट कितना था शुरुआत में, कि जो सॉइल आपने लिया, कि जो भी मॉइस्चर के साथ में वेट कितना था। उसके बाद में हम चेक कर लेते हैं, जब इवेपोरेट वाटर हो जाता है तो ड्राई वेट को हम कंसीडर कर लेते हैं और फिर सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। वहां से हम क्या निकाल लेते हैं, वाटर कंटेंट। मतलब आपका जो फार्मूला है वाटर कंटेंट का वो वही रहेगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स इनटू 100। तो ये वाला आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके जो पॉइंट हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इसको। और एक खास बात, दिस मैथड इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर एल्कोहल। एक चीज और यहां पे, दिस मैथड इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। मतलब ऑर्गेनिक सॉइल के लिए ये मेथड सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो एल्कोहल रहती है, तो इस तरीके से उसमें अगर ऑर्गेनिक मैटर होगा तो वो चीजों को सही से इवेपोरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में जो होगा वो गैसेज होंगी, तो वो गैसेज इवेपोरेट हो जाएंगे, ना कि मॉइस्चर इवेपोरेट होगा। इस हिसाब से देखें तो दिस मैथड इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। अगला मेथड की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड मेथड। उसका बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट डिस्कशन है दैट इज कैल्शियम कार्बाइड मेथड। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन IES और आपका SSC JEE और गेट सब में पूछा गया है। तो नेक्स्ट मेथड है दैट इज 5 कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला होता है CaC2, ठीक है। अब थोड़ा सा कहानी समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमें फ्रूट्स, जो फल होते हैं, उनको पकाने के लिए जब आप देखोगे
तो कैल्शियम कार्बाइड, गांव में की भाषा की अगर बात करें तो कहते हैं कार्बाइड ले आइए और फलों को पकाना है, ठीक है। तो ये यही रहता है कैल्शियम कार्बाइड, दैट इज CaC2 बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको ला करके हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स जैसे आम को ज्यादातर पकाते हैं तो क्या करते हैं, उसको एक क्लोज बंद कर देते हैं और उसमें पत्थर जैसा ये दिखाई पड़ता है, इसको जगह जगह पे पुटअप कर देते हैं। अब ये बताइए, जो कच्चा फल लेके आप मार्केट से आते हो उसमें रहती है क्या, मॉइस्चर रहती है, ठीक है। मॉइस्चर क्या करती है, इस कैल्शियम कार्बाइड से क्या करती है, रिएक्शन करती है। क्या करती है, रिएक्शन करती है। रिएक्शन करने के बाद इसमें जो गैस निकलती है उसका नाम होता है एसिटिलीन होता है, दैट इज C2H2 होता है। तो जो एसिटिलीन गैस निकलती है उससे क्या करते हैं, जो फल होते हैं वो पक जाते हैं, क्योंकि गैस जो होती है वो रिलीज होती है और गैस रिलीज होके क्या होती है, जो कंटेनर आपने लिया था क्लोज वाला, गैस इधर उधर रैंडम पाथ फॉलो करती है। तो इस हिसाब से क्या होता है, जो फल होते हैं वो पूरी तरीके से आपने देखा होगा कि यूनिफॉर्मली जो होते हैं वो पक जाते हैं। तो कैसे होता है ये प्रोसेस, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट, इट इज वेरी, देखो ये सबसे पहला पॉइंट है, इट इज द फील्ड मेथड। फील्ड मेथड रहता है, ज्यादातर केसेस में फील्ड में इसका यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट, इट इज वेरी क्विक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज वेरी क्विक, अंडरलाइन वेरी क्विक मेथड, मतलब बहुत जल्दी इसका आंसर आता है, लगभग 5 से 7 मिनट मान लेते हैं, दैट इज 5 to 7 मिनट्स। मतलब अगर आपको सबसे जल्दी वाटर कंटेंट निकालना है तो कौन सा मेथड यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बाइड मेथड। अगर अगली बात करें, दिस मेथड रीडिंग calibrated with total weight of solids। मतलब इसका जो कैलिब्रेशन होता है, कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि चीजों को रिलेट कराना होता है। सपोज आपने जो भी यहाँ पे गैस रिलीज हुई या कितना कैल्शियम कार्बाइड खत्म हुआ, उससे रिलेट करा लेते हैं मॉइस्चर कंटेंट को। तो उससे ग्राफिकल वैल्यू भी हो सकती है, चार्ट वैल्यू भी हो सकती है, या आप उसको अदर गैस के फॉर्म मतलब प्रेशर में भी उसको मतलब कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से कैलिब्रेशन होता है। कैलिब्रेशन का मतलब ये कर लेते हैं कि हम लोग जो फील्ड पे टेस्टिंग किए, ठीक है, लैब में टेस्टिंग किए, उनके रिजल्ट को क्या करते हैं, एक चार्ट पे या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो इस तरीके से उसे बोलते हैं कैलिब्रेशन या कैलिब्रेटेड, ठीक है। सॉलिड्स, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो वेट कैलकुलेट होता है शुरुआत में टोटल वेट के साथ में कैलकुलेट होता है, दैट इज मॉइस्चर कंटेंट। बट एक्चुअल में अगर बात करें, बट इन एक्चुअल में क्या होता है, जो वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट रिलेट्स विथ वेट ऑफ सॉलिड्स। एक्चुअल में अगर आप वाटर कंटेंट की डिफिनेशन देखोगे तो वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे यहां पे जो रिलेट करता है वो टोटल वेट के साथ आंसर आता है। अब ऐसा क्यों आता है, देखो यहां पे वेट ऑफ वाटर, अगर यहां पे अगर वाटर कंटेंट की अगर हम बात करें, दैट इज वाटर कंटेंट क्या होता है, दैट इज वेट ऑफ वाटर अपॉन यहां पे टोटल वेट होता है, दैट इज टोटल वेट, या इसको लिख सकते हो वेट ऑफ दिस वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो बाद में इस तरीके से आप यहां पे निकालते हैं। इसको अगर आपको रिलेट कराना है तो टोटल वेट और आप सॉलिड के बीच में एक रिलेशन मैंने पढ़ा था, आप देख सकते हो, दैट इज ये रिलेशन था WS इक्वल टू WT अपॉन 1 प्लस W। ये हमने डिस्कस किया था शुरुआत में ही चैप्टर में, आप इससे इसको रिलेट करा सकते हो। अब फ्रेंड्स, क्या इसमें कैसी रिएक्शन होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो भैया, ये है कैल्शियम कार्बाइड प्लस, आपको पता है कि मुझे क्या निकालना है, मॉइस्चर कंटेंट। तो जाहिर सी बात है कि जो सॉइल सैंपल लोगे उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर रहेगी, ड्राई सॉइल तो आप नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि मुझे जो कैलकुलेट करना है तो जाहिर सी बात है कि आप सॉइल में मॉइस्चर जरूर लेके आओगे।
तो मान लेते हैं ये सॉइल सैंपल है जिसमें क्या था, मॉइस्चर कंटेंट था, ठीक है, या इसको कह सकते हो यहां पे मैं सॉइल सैंपल लिखता हूं, सॉइल सैंपल, क्लियर। और इसके अंदर क्या रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है, क्लियर। अब मैं इस रिएक्शन को ले जाता हूं, इस तरीके से इसकी रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल होती है, मतलब फॉरवर्ड भी जा सकती रिएक्शन है और बैकवर्ड भी जा सकती है। तो यहां से क्या होता है, देखो इसको तोड़े अगर, तो वाटर अगर टूटेगा तो H प्लस और OH माइनस में टूटता है। किस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में। यहां पे कैल्शियम है, ये टूटेगा Ca2 प्लस और C2 माइनस, इस तरीके से टूटता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो कैल्शियम चाहेगा, कैल्शियम क्या है, प्लस है, और OH क्या है, माइनस है, तो प्लस वाला माइनस के पास जाएगा और माइनस वाला प्लस के पास जाएगा। तो यहां से जो फॉर्मेशन होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लाइम, ये क्या बन जाता है, चूना, और प्लस उसके साथ में जो गैस आती है दैट इज C2 और H2, ये गैस है तो इसका सिंबल क्या बना देते हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कौन सी गैस फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड एसिटिलीन। इसका मतलब जीएस का क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सी गैस फलों को पकाने के लिए यूज होती है। जनरली दो भी होती है, ये भी गैस का यूज होता है दैट इज C2H4, दैट इज एथिलीन का भी यूज होता है, एथिलीन, और इसको बोलते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसेस का फलों में पकाने के लिए यूज किया जाता है। अगर ऑप्शन में कोई एक है तो सपोज एसिटिलीन है तो आप एसिटिलीन लगाओगे, अगर दोनों है तो ध्यान रखिएगा दोनों में आपको एथिलीन ज्यादा लगाना जरूरी है। दोनों आंसर अगर ऑप्शन में दिए हैं तो एथिलीन होगा, लेकिन ऐसा एग्जाम में कभी नहीं करता है कि एसिटिलीन भी दे दे और आपका एथिलीन भी दे दे, तो कोई एक ऑप्शन होगा। तो जीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप पीसीएस, एसएससी जेई, एसएससी सीजीएल वहां पे क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस भी फॉर्मेशन उसने किया है, ठीक है। अगली बात करें तो ये आपका था दैट इज दिस मेथड। अगला जो मेथड रहेगा वो आपका है दैट इज टॉर्सनल बैलेंस मेथड, उसके बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। टॉर्सनल बैलेंस मेथड, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे पास अब दो ही मेथड हैं जिनके बारे में डिस्कशन है, और इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, जो भी आया है पिग्नोमीटर वगैरह पे, उस पे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहां पे कि अगर हम बात करें, नेक्स्ट है 7 दैट इज टॉर्सनल बैलेंस मेथड, ठीक है, टॉर्सनल बैलेंस मेथड। दिस मेथड इज अ, देखो टॉर्सनल बैलेंस मेथड है तो दिस मेथड इज अ टॉर्सन बैलेंस है, मतलब इसको हम जो करते हैं इट इज अ लैब मेथड, दिस मेथड इज अ लैब मेथड, ठीक है। दिस मेथड, इन दिस मेथड क्या करते हैं भाई इसमें, इन दिस मेथड रीडिंग एंड वेटिंग डन टुगेदर, या साइमल्टेनियसली बोल सकते हो, टुगेदर, एक साथ करते हैं इस मेथड में, ठीक है। मतलब वहां पे रीडिंग और जो वेट होता है उसको एक साथ काउंट करते हैं। सो दिस मेथड इज suitable for those soil which quickly absorb moisture from the एटमॉस्फेयर। मतलब ये वैसी सॉइल के लिए सुटेबल होता है जो सॉइल बहुत ही जल्दी मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो क्विकली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, लाइक बात करें एग्जाम्पल की बात करें, क्ले होता है, सिल्ट होता है, लेकिन क्ले में ज्यादा होगा। क्यों? क्ले का जो सरफेस एरिया होता है, अगर आप देखोगे क्ले का जो सरफेस एरिया, व्हाइट्स बहुत छोटे छोटे रहते हैं, तो क्ले के केस में क्या होता है कि जो आपका सरफेस एरिया होता है क्ले के केस में, वो सरफेस एरिया इज मोर इन क्ले।
क्ले के केस में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इस वजह से क्ले का जो सरफेस एरिया ज्यादा अगर होगा तो मॉइस्चर बहुत ही इजिली क्या होता है, आप उसको क्या कर सकते हो, एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की एक्टिविटी को एरिया ज्यादा मिल जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वहां पे क्ले के केस में आपका ये प्रोसेस ज्यादा होता है। तो ऐसी सॉइल अगर बात करें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि टॉर्सनल बैलेंस मेथड इज सुटेबल फॉर, 4 ऑप्शन बनाएगा, ग्रेवल कर देगा, सैंड कर देगा, क्ले कर देगा, सिल्ट कर देगा। तो सबसे सही आंसर जो होगा उसका दैट इज क्ले होगा। तो इस पे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं रेडिएशन मेथड के बारे में थोड़ा सा, लास्ट जो है रेडिएशन मेथड, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन मेथड, तो उसका हम डिस्कशन करते हैं, दैट इज रेडिएशन मेथड। तो जितने भी मेथड्स आए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी, क्योंकि डीप में, इसलिए देखो जो भी डिस्कशन हुआ है वो डीप में ही हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा इस पे क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते, क्योंकि सॉइल में और भी चीजें हैं जो आप और अच्छे से कर सकते हो। तो लास्ट आता है दैट इज रेडिएशन मेथड, ठीक है, रेडिएशन मेथड। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रेडिएशन मेथड है, मतलब सबसे पहला पॉइंट अगर बात करें, दिस मेथड इज अ लैब मेथड। देखो भैया लैब इसलिए क्योंकि आप देख रहे हो रेडिएशन है, मतलब यहां पे कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट का क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। इसका मतलब है आप फील्ड पे नहीं करिए, क्योंकि वहां पे रेडिएशन फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए इस मेथड को क्या करते हैं, लैब में करते हैं, क्योंकि लैब में अगर आप देखोगे चीजें कंट्रोल हो सकती हैं, रेडिएशन फैलने से रोक सकते हो। लेकिन अगर फील्ड पे है तो वहां पे बहुत जल्दी फैल सकता है, इसलिए रेडिएशन मेथड जो यूज करते ज्यादातर केसेस में है वो लैब मेथड होता है, ठीक है। अगला पॉइंट की अगर बात करें, इन दिस मेथड कोबाल्ट 60 इज यूज्ड, कोबाल्ट 60 इज यूज्ड। इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, सपोज ये आपका ग्राउंड है, क्या है, दैट इज ग्राउंड है। तो यहां पे क्या करते हैं, इस तरीके से आप कुछ डेप्थ जाकर के नीचे आप रेडियोएक्टिव एलिमेंट लगा देते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर बात करें तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि एक रेडियोएक्टिव कैप्सूल होता है, कैप्सूल इस तरीके से बना लेते हैं, इस तरीके से। सपोज ये रेडियोएक्टिव कैप्सूल है, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। और ये जमीन के अंदर रखते हैं, क्योंकि ऊपर रखोगे तो क्या होगा कि रेडिएशन फैल सकता है, ठीक है। तो कुछ डेप्थ जाकर के नीचे इसको रखते हैं, क्लियर। तो यहां पे सपोज ये आपका सॉइल सैंपल आपने रख रखा है, दैट इज सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल। ये आपका हो सकता है दैट इज, इसको बोलेंगे दैट इज कैप्सूल, कैप्सूल, ठीक है। दैट इज कैप्सूल किसका था, दैट इज कोबाल्ट 60 का कैप्सूल रहता। एक खास बात और, क्योंकि जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं कोबाल्ट 60 जो होता है ये काफी महंगे भी पड़ते हैं, मतलब इंडिया में अगर आप देखोगे तो इन मेथड्स का बहुत ही कम यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली रहते हैं, इसलिए इसका यूज ज्यादा नहीं होता। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साथ में लगा देते हैं, अगर बात करें तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिटेक्टर लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, डिटेक्टर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दूसरा एक आप लगा देते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होता है कि यहाँ से रेडिएशन फैलता है इस तरीके से, ठीक है, रेडिएशन फैलेगा इस तरीके से, इस तरीके से। अगर आप देखोगे तो ये रेडिएशन होता है, क्या होता है, रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन जब पड़ता है इसके ऊपर तो कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पार्ट क्या होगा, यहाँ पे डिटेक्टर आपने लगा रखा है, ये क्या है, डिटेक्टर, डिटेक्टर बोल दो और रिसीवर बोल दो, रिसीवर, ठीक है। ये क्या करता है कि जब चीजें इंटर करेंगी तो वो बताएगा कि कितना यहाँ पे वैल्यू आई है। तो ये इस तरीके से आप देखोगे तो ये पार्ट, कुछ पार्ट यहाँ पे क्या जाएगा, कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, डिटेक्टर पे पहुंच जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सॉइल है, सॉइल में क्या रहेगा, H+ रहता है और OH- रहता है, क्योंकि वाटर रहेगा। वाटर दो पार्ट में टूट सकता है, दैट इज H2O की अगर बात करें तो H2O टूट सकता था H+ और OH- में टूट जाता है, ठीक है।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो आपने जैसे ही इसको सॉइल के ऊपर अप्लाई किया तो H+ आयन क्या करता है, बहुत सारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेडिएशन निकलता है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो कुछ पार्ट क्या होता है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट क्या हो जाता है यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि कितना आपने इसको खर्च किया। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है यहाँ पे कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है या कितना ज्यादा ये कम हो रहा है, उससे डिसाइड करते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट आपका कितना रहता है। तो इस मेथड का यूज वहां पे करते हैं जहां पे आप क्या कहते हो कि लैब में करते हैं। दूसरा ये कोबाल्ट यहाँ पे यूज किया जाता है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि पिग्नोमीटर पे हम बात करेंगे। ये तो आपके मेथड थे जनरल मेथड, जो जनरल पूछ ले जाते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मेथड थे वो सबसे पहला ओवन ड्राई, उस पर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे मेथड की बात करें अगर हम, तो ये आपका पिग्नोमीटर था। क्या था, पिग्नोमीटर। अब पिग्नोमीटर के बाद में तीसरा मेथड क्या हो सकता था, दैट इज अगर हम बात करें पिग्नोमीटर के अलावा, पिग्नोमीटर में जो आपका आपने देखा था स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं और वाटर कंटेंट निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आए तो कैल्शियम कार्बाइड। तो तीन मेथड आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो लास्ट का आपने पढ़ा टॉर्सनल और रेडिएशन, उसमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ये लैब मेथड है और किस सॉइल के लिए सुटेबल रहता है। इससे ज्यादा जानने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये ना गेट में इतना पूछा है और ना ही ईएस में पूछा है। और आप ध्यान रखिए क्योंकि एसएससी जेईई का एग्जाम आप दे रहे हो, तो उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। अब फ्रेंड्स हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपका पूछा हुआ है, आपका पिग्नोमीटर से वाटर कंटेंट को निकालना है। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद आपको चीजें बताते हैं ताकि आप क्वेश्चन को इजीली कर सकें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब पिग्नोमीटर आप मेरे साथ ही क्वेश्चन को लिख सकते हैं। टेस्ट फॉर the determination of or the determination of water content of a soil sample having the GS is equal to 2.70 yielded the following data। अभी मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन जब अगले लेक्चर की बात करेंगे तो एक साथ में कई सारे क्वेश्चन जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक हमारा है वो डेंसिटी का कैलकुलेशन है। मतलब हम यूनिट वेट को कैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, उसको जब पढ़ेंगे उसके साथ में जो क्वेश्चन आएंगे उसके साथ में और कवरेज हम लोग करेंगे। तो जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उस पर बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या डेटा दिया है, पहला दिया है दैट इज वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल। वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल इज इक्वल टू 230.75 ग्राम, इसके बारे में बता दिया है। उसके बाद बोला है वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस वेट ऑफ पिग्नोमीटर फुल ऑफ वाटर 2965.20 ग्राम। जो वैल्यू दी गई है वो ग्राम में दी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी यूनिट किसमें है, ग्राम में है। तो ऐसा नहीं कि आप यूनिट कन्वर्ट करो केजी में, जरूरत ही नहीं है। उसके बाद में बात कर रहा है दैट इज वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर दैट इज 3092.85 ग्राम। ठीक है, और पूछा क्या है, कैलकुलेट द वाटर कंटेंट। ठीक है, derive the relationship used। देखो भैया हम डेरिवेशन तो कर चुके पहले ही हैं पूरा। ठीक है,
बस हमको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या निकालना है, दैट इज वाटर कंटेंट निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको निकालने के लिए सबसे बड़ी बात यह है, ये पता मुझे होना चाहिए कि पिग्नोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी एज वेल एज क्या निकाल सकते हैं, वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। दूसरी बात, इसको निकालने के लिए दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नोन। अगर आपको वाटर कंटेंट निकालना है तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होनी चाहिए, नोन होनी चाहिए। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल लाइक सैंड, नॉट फॉर क्ले। अब हम समझते हैं कि क्या क्या मेंशन है, क्या क्या मुझे पता है और कैसे इसको रिलेट कराते हैं। देखो, अब जब तक आपको इसके बारे में डायग्राम नहीं पता होगा आप चीजें नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला फंडा हमारा ये है कि हम इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें चीजें और क्लियरिटी आ जाए। क्योंकि देखो, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया W1 क्या है, W2 क्या है, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने बना दिया, सबसे पहले की कहानी ये एक हो गया एम्प्टी कंटेनर। तो इसको तो आप जानते हो, दैट इज क्या डिनोट करते हैं, W1। दूसरी बात अगर हम करें तो यहां पे हमने देखा था ये जो वेट था, दैट इज अगर हम बात करें W2, तो इसमें आपने क्या लिया था, दिस सॉइल लिया था, मॉइस्ट सॉइल थी, ध्यान रखिएगा यहां पे क्या थी, दैट इज मॉइस्ट सॉइल, ठीक। उसके बाद तीसरा कंटेनर जो था उसमें हमने क्या किया था भैया, पूरा पानी भर दिया था, ठीक है। ये हो गया तीसरा कंटेनर, ये सॉइल हो गई आपकी, ये क्या हो गई, सॉइल हो गई, ठीक है। ये सॉइल आपकी हो गई और आपने क्या किया था कि इसमें आपने पूरा पानी फिलअप कर दिया था, ये वाटर हो जाता है। और जो लास्ट कंटेनर था, लास्ट कंटेनर में अगर आप देखोगे तो इस कंटेनर में हमने क्या किया था कि पूरी तरीके से क्या कर दिया था, वाटर को क्या कर दिया था, फिलअप कर दिया था। तो इसका वेट जो था वो W4 था, दैट इज आप देखोगे दैट इज वाटर। अब देखो फ्रेंड्स कि आपको कौन से डेटा इसमें दिया है, आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल किसकी बात कर रहा है, सॉइल, मॉइस्ट सॉइल की बात कर रहा है। क्या आप बताइए, ये पूरा जो W2 है क्या वो मॉइस्ट सॉइल है, नहीं है। कैसे, उसने मॉइस्ट सॉइल का वेट दिया है, ना कि उसने ये किया है कि वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल प्लस वेट ऑफ कंटेनर। अगर ऐसा बोलता तो ये वेट हो जाता W2, लेकिन उसने सिर्फ बोला है कि वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, दैट इज अगर मैं इस W2 में से इस कंटेनर का वेट घटा दूं तो मुझे जो वेट पता चलेगा दैट इज W2 माइनस W1। ये चीज समझना बहुत जरूरी था। आपको यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा W1 है और कौन सा W2 है। तो आप ध्यान दीजिए कि डायग्राम में क्या मेंशन है और डेटा आपको क्या गिवन है, उसी से आपको समझ में आएगा कि कौन सी वैल्यू आपको गिवन है। अब देखो भैया, समझते हैं, वेट ऑफ पिग्नोमीटर फुल ऑफ वाटर। किसमें ऐसा डायग्राम है जिसमें आपका पिग्नोमीटर वाटर से भरा है, तो कौन सा है, दैट इज ये हो जाएगा W4, ठीक है। उसके बाद में वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर, अब बताइए कौन सा हो जाएगा, दैट इज W3। W3 में अगर आप देखोगे तो W3 में अगर आप इसको देखो डायग्राम को, तो इस डायग्राम में क्या हो सकता है कि जो वेट आप देखोगे, वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस सॉइल, यहां पे क्या है, देखो ये सॉइल है, ये वाटर है और उसके बाद क्या है, कंटेनर है। तो वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर, दैट इज इसको लिखोगे W3 से। अब हमारे पास सारी वैल्यू तो आ गई। अब मुझे क्या लिखना चाहिए फ्रेंड्स, दैट इज वाटर कंटेंट का फार्मूला। हमने क्या पढ़ा था, याद करने का तरीका, W2 माइनस W1, 1 2, फिर क्या लिखेंगे हम फ्रेंड्स, 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, W4 लिखेंगे। कैसे याद किया था, 1 2 3, इस तरीके से साइकिल बना सकते हो, 1 2 3 4, याद हो गया। फिर मैंने एक तरीका बताया था, GS भी दिया है, GS माइनस 1 अपान GS माइनस 1, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था, आपको कंफ्यूजन हो, GS माइनस 1 करेंगे, आप देखिए ऊपर -1 आ रहा है तो यहां पे भी क्या कर देंगे हम लोग, -1। इस तरीके से याद कर सकते हैं, कोई एक ट्रिक नहीं है, बस समझने के लिए होता है, क्योंकि होता क्या एग्जाम में हमें याद नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग करना पड़ता है। अब फ्रेंड्स बताइए, W2 माइनस W1 का वेट कितना है आपके पास, 230.75 ग्राम डिवाइड बाई। अब फ्रेंड्स अगर हम देखें, हमारे पास जो आता है W3 माइनस W4 आएगा, तो W3 अगर देखें 3092.85 माइनस W4 कितना है फ्रेंड्स आपके पास, दैट इज अगर आप देखोगे 2965.20,
जीएस की वैल्यू कितनी है 2.70 माइनस 1 अपान 2.70। इसका बड़ा ब्रैकेट लगाइए और इसको स्मॉल ब्रैकेट में करिए -1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, जब वाटर कंटेंट आप निकालोगे तो वाटर कंटेंट जो निकल के आएगा वो लगभग अप्रॉक्सीमेट आपका निकल के आता है 13.82% में निकल के आएगा, अगर आप इसको 100 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन मेंस में 10 नंबर में आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में फार्मूला पूछ सकता है आपसे कि कौन सा इसका ट्रू फार्मूला होगा। आपको मैंने तरीका बता दिया, चीजें कैसे आप निकाल सकते हो, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आज का जो डिस्कशन था, मैंने डिस्कस किया वाटर कंटेंट के बारे में, कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। वाटर कंटेंट के मेथड आज मैंने डिस्कस किए, उस पे एक न्यूमेरिकल मैंने अभी देखा। अगला जो क्लास आपका फ्रेंड्स होगा उसमें हम देखेंगे कि यूनिट वेट को कैसे निकाल सकते हैं, कौन से मेथड्स होते हैं, कोर कटर होता है कि आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड होता है, और इसके अलावा उसके बाद में फिर से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो हर टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में करेंगे। यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं थे इसलिए हमने किया नहीं। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।